नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोगों का हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेसन आज का हमारा जेआईबी क्रैश कोर्स का डे नंबर 7 है और आज हम लोग अपने एएफबी का यूनिट नंबर 7 कवर करेंगे, जो कि बेस्ड है डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं मॉक टेस्ट आपके लिए लॉन्च किया हूं हमारे जेआईबी 2021 क्रैश कोर्स के अंतर्गत। तो उस मॉक टेस्ट में आप लोगों को जो भी मैं डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, उन सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यूज होंगे। तो आप यदि उन मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसको यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपका उस टॉपिक का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है। यानी कि एक पार्टिकुलर यूनिट को यदि आप मॉक टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सभी के सभी टॉपिक्स के आ जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए, तो जो लोग इच्छुक होंगे वो कमेंट सेक्शन में, वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, हम लोग टॉपिक देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें अकाउंटिंग का नेचर और पर्पस समझना है, उसके बाद इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझना है, उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ऑरिजिन को समझना है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, उसका क्या डेफिनेशन है, उसका क्या स्कोप है, वो समझना है। अब दोस्तों, उसके बाद हम लोग GAAP के बारे में पढ़ना है, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ यूएसए। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS, डिफरेंस बिटवीन GAAP एंड IFRS। चलिए, शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग बेसिकली आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? तो रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का एक सिग्निफिकेंट मैनर में, ठीक है। और किसके टर्म्स में? मनी के टर्म्स में, ट्रांजैक्शन के टर्म्स में, या इवेंट के टर्म में, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का पार्ट हो। और दोस्तों, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसे इंटरप्रेट करते हैं हम लोग अकाउंटिंग में। क्वेश्चन आपके सामने है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग ऑल्सो समराइजेज द डाटा। देखिए, कंसेप्ट है, अकाउंटिंग क्या करता है दोस्तों कि जो डाटा है उसको समराइज करता है और उसको क्या करता है, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। और दोस्तों, उसको सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करता है। देखिए, 3 काम हो रहा है। पहले डाटा को समराइज किया आपने, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, अकाउंट के बुक में उसे रिकॉर्ड किया, और फाइनली आपने क्या किया, उसे सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया। और दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन है वो 3 तरह से होता है। पहला है ट्रायल बैलेंस, दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, और तीसरा है हमारा बैलेंस शीट। तो ये 3 फॉर्म में हम डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी लैंग्वेज होगा तो उसका अपना एक रूल्स होता है, और उस रूल्स को हम लोग ग्रामर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी का अपना रूल है जिसको अंग्रेजी ग्रामर होता है, हिंदी का अपना रूल है जिसको व्याकरण कहते हैं। उसी प्रकार से अकाउंट भी एक सब्जेक्ट है जिसका अपना रूल है, और उस रूल को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। चीज़ें क्लियर है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली आप जब अकाउंट में का जो इवेंट है उसको जो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, इस नियम के अनुसार आपको फॉलो करना है। वो नियम कहलाते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी AS, शॉर्ट में उसे हम लोग AS कहते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ रूल एंड क्राइटेरिया इज नोन एज। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं वो बताइए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही तो कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए, अब हम लोग जरा ये समझते हैं कि भारत में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका क्या डेफिनेशन है और उसका क्या स्कोप है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए आप कि ये जो हमारा ASB है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम लोग ICAI कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ASB बनाया है ICAI ने, ठीक है। क्यों बनाया? क्योंकि उसे ऐसा जरूरत फील हुआ। किसी का जरूरत फील हुआ? देखिए, ये जो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज है और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है वो डाइवर्स फील्ड है, तो उसको हार्मोनाइज करने की जरूरत फील हुई, इसीलिए उसने ASB का कॉन्स्टिट्यूशन किया। और कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1977 को हुआ था। ये सब डाटा आपको याद रखनी है। आपके सामने क्वेश्चन है, हु फ्रेम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा है कि ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का फ्रेमवर्क डाला था ICAI ने, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अ मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड द ऑडिटर हु आर द मेंबर ऑफ ICAI। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऑडिटर्स होते हैं जो कि ICAI के मेंबर होते हैं। उनको क्या करना है? उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको क्वालिफाई करना। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर माना जाएगा। तो देखिए, सेबी हो या कंपनीज एक्ट हो, उसके रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी ऑडिटर है वो ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करें। आपके सामने क्वेश्चन है, सेक्शन 217 कंपनीज एक्ट का, इसमें यह कहा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कॉम्प्लायंस रखना है। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। ये किसकी जिम्मेवारी है? सेबी की, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब दोस्तों, अब हम लोग कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, आप देख सकते हैं कुछ अकाउंटिंग, मैंने टेबलर फॉर्मेट में आपके लिए लाया है दोस्तों, और इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
तो मैम जो मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो जो मेन है उसको मैं ट्रिक से आपको याद करवाता हूँ दोस्तों। चलिए हम लोग जरा ट्रिक देखते हैं, किस ट्रिक से हम लोग याद करेंगे इन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊं, मैं अपने JIB 2021 का जो मॉक टेस्ट है उसका डिटेल के बारे में बता देता हूं दोस्तों। बेसिकली ये मॉक टेस्ट में आपको PVB, LRAB और AFB तीनों का आपको यूनिट वाइज MCQs मिलेंगे दोस्तों। आप यूनिट वाइज MCQ कर लेंगे तो मॉड्यूल वाइज MCQ करेंगे और फुल सिलेबस MCQs होगा फ्रेंड्स। और दोस्तों जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी चीज़ आपको नहीं क्लियर हो रही है, तो उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक पार्टिकुलर यूनिट के जो मॉक है उसका क्या फ़ायदा है कि आपका टॉपिक कवरेज होगा। आप यदि मॉक दे रहे होते हैं तो आपका जो टॉपिक है वो पूरा पूरा कवर हो रहा होता है। आप देख पाते हैं कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, आप क्या गलती कर रहे हैं, उस गलती को कैसे सुधारा जाए। सो दिस ऑल थिंग यू कैन एनालाइज बाई गिविंग मॉक। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग मॉक यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट द गिवन व्हाट्सएप नंबर। तो दोस्तों हम लोग कुछ ट्रिक के बारे में बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो AS1 है आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 को मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। तो AS3 में 3 शब्द हैं, कैश, फ्लो और स्टेटमेंट। तो जिसमें 3 शब्द हो वो आपका AS3 होता है, ऐसे याद रखिए, कैश, फ्लो, स्टेटमेंट। चलिए AS4 पे आते हैं, कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डाटा रिलेट्स टू ट्रांजेक्शन विच फॉल आउटसाइड द 4 वॉल ऑफ अ रूम। देखिए यहाँ पे 4 वॉल लिखा हुआ है, तो 4 वॉल मतलब समझ रहे हैं ना, 4 दीवारी जिसे कहते हैं, इसलिए चौथा नंबर पे जो आता है उसमें 4 वॉल होता है। यानी कि देखिए दोस्तों जो भी डाटा है, जो भी ट्रांजेक्शन है जो कि हमारे रूम के बाहर है, हमारे एम्बिट से बाहर है, उसमें जो कंटिजेंसी और इवेंट है वो हमारे AS4 में आता है। AS5 में क्या आता है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये हमारा AS5 है। AS7 में देखिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो अब बताइए आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रहा है, उसके अंदर जो भी लेबर काम कर रहे हैं उनको आपको वेज देना है, तो आप क्या करते हैं, वीकली वेज देते हैं ना उसे, समझ रहे हैं बात को। इसलिए वीकली मतलब वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो AS7 याद रखिए कि वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। देखिए इस तरह रिलेट करना है, ये सब ट्रिक मैंने खुद से बनाया है दोस्तों, इसे आप रिलेट करना सीखिए, ठीक है, ताकि आपको जब AS7 दिमाग में आए तो आपके दिमाग में हाँ 7 है तो वीकली से रिलेटेड था, और वीकली है तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, AS8 पे आते हैं। तो AS8 है आपका अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो देखिए दोस्तों R रिसर्च से आया और उसके बाद इसके एक स्मॉल u है ना, has a small u below it, so R become 8 and R plus u is equal to 8। चलिए 9th है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो देखिए दोस्तों ये जो 9 है वो हाईएस्ट नंबर है 0 के बाद, ठीक है, और इसे हम लोग ऐड करेंगे तो इस प्रकार से सीरीज कंटिन्यू होगा। सो मेनी पीपल प्रेफर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर 9 वेन एवर दे हैव टू चूज एज दे बिलीव इन इट अर्न हाई इनकम हाई रेवेन्यू। ऑब्वियसली बात है, हाई रेवेन्यू के लिए 9 चूज करते हैं लोग, इसीलिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमारा 9 होता है। चलिए दिस इज जस्ट अ माइंड मैप, बस बेसिकली मैं आप लोगों को लिंक कराना सिखा रहा हूँ कि जब भी AS9 आप देखेंगे तो आपके ध्यान में चाहिए हाँ रेवेन्यू से कुछ रिलेटेड है 9, क्योंकि 9 मतलब ज़्यादा पैसा चीज़ है। जैसे रेवेन्यू आएगा तो आप उस ऑप्शन को क्लिक करके आ जाएंगे, दैट्स ऑल, यही मेरा पर्पज़ है। देखिए 10, क्योंकि ये तो आपको लग रहा होगा कुछ वेग टाइप का कि क्या बता रहे हैं, बिल्कुल वेग नहीं है दोस्तों, ये आपको रिलेट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। AS10 है हमारा अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। तो देखिए दोस्तों 10 एसेट हैं जिसके लिए COI नील माना जाता है दोस्तों, ठीक है, तो ये 10 याद रखिए हमारा होता है फिक्स एसेट से, ठीक है, 10 एसेट हैं। अब देखिए 11 नंबर इफेक्ट फॉर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देखिए दोस्तों जब पहला चीज़ फ्लैश करता है हमारे माइंड में जब हम फॉरेक्स रीड करते हैं तो वो डॉलर, ठीक है, और डॉलर में देखिए 2 लाइन क्रॉस होता है ना, इसीलिए 11 समझ रहे हैं, तो इसलिए 11 जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट से है। 12th है हमारा अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट जो है बहुत समय क्या करती है, बोलती है कि आप 1 रुपया दो तो मैं 2 रुपया दूंगा सब्सिडी के रूप में, तो 1 + 2 कितना होता है, 12 ही तो होता है, इसीलिए 12 याद रखिए गवर्नमेंट। 13 है आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, 14 है आपका अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। और दोस्तों हम लोग 13 और 14 सबसे क्वाइट फेमिलियर हैं, क्योंकि देखिए फॉर 14 के लिए मैं बता रहा हूँ 4 कंपनीज हैं A, B, C and D, उनको एमलगमेट कर दिया गया और एक कंपनी बनाया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 बना 4 से, इसलिए 14, तो 14 याद रखिए एमलगमेशन से रिलेटेड है। समझ रहे हैं, रिलेट करना सीखिए। 15 है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट। दोस्तों ये मेरा बर्थडे है, इसके इसीलिए आप जब 15 देखिएगा IT एक्ट का, तो वो चार्जिंग सेक्शन है फॉर इनकम फ्रॉम सैलरीज, तो पे टू एम्प्लॉय। दोस्तों 16 है हमारा बोरोइंग कॉस्ट। तो 3 सोर्स होता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेप्ट, ठीक है, एज पर फाइनेंस मिनिस्टर। व्हेन यू बोरो फंड फर्म ऑलवेज ट्राई टू अर्न इनकम एटलीस्ट बाय डबल। तो दोस्तों इसीलिए बोरोइंग कॉस्ट है। अर्निंग पर शेयर हमारा 20 नंबर है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा 21st है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो AS है उसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया।
अब आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट टू इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो दोस्तों इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से आपका है AS25, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बिजनेस एंटिटी एक्सपेक्ट दैट अ कंटिजेंसी वुड रिजल्ट इन लॉस, तो अभी मैंने बताया था इट शुड मैनेज प्रोविजन फॉर दैट लॉस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग करना, AS4, 7, 9। तो दोस्तों अभी आप लोगों को याद कीजिए, अभी मैंने बताया था ना AS4, ठीक है, याद कीजिए 4 को मैंने रिलेट करना सिखाया था, तो ये हमारा कंटिजेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डज नॉट अप्लाई टू फॉरेस्ट प्लांटेशन वेस्टिंग एसेट एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू विच अदर। तो देखिए डेप्रिसिएशन वाला जो जब भी आएगा दोस्तों वो हमारा होगा AS6, ठीक है, रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। चलिए, डिफर्ड टैक्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग 22 इज, डिफर्ड टैक्स का क्या मतलब होता है, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट इंटरनेशनल लेवल हु फॉर्मुलेट द इंटरनेशनल अकाउंट स्टैंडर्ड। तो देखिए दोस्तों एक हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन इसे फॉर्मुलेट करता है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AS25 के अनुसार इंटरिम पीरियड का क्या मतलब है। तो याद रखिएगा इंटरिम पीरियड का मतलब है एक पीरियड जो कि कंप्लीट फाइनेंशियल पीरियड नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ USA, शॉर्ट में जिसे हम लोग USGAAP कहते हैं। तो दोस्तों ये है क्या, तो ये एक अकाउंटिंग रूल है जिसके थ्रू हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए हमारा जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन किया जाएगा वो किस कंपनी के लिए किया जाएगा, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के लिए या बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज के लिए यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, GAAP ऑफ US आर द अकाउंटिंग रूल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर, ऑप्शन ए पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, ऑप्शन बी प्राइवेट कंपनीज, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है इसके अंदर आपके पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी आएंगे और प्राइवेट कंपनी आएंगे, यानी A एंड B ओनली होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, FASB। अभी हम लोगों ने IASB पढ़ा था ना, याद होगा आपको, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब है हमारा FASB यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये क्या करता है दोस्तों कि ये हमारा इस प्रोफेशन के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सेटअप करता है। तो USGAAP जो है वो हमारे FASB से कुछ डिफर करता है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, USGAP जो है कौन इशू करता है, आप देखिए 4 ऑप्शन है, तो ये FASB इशू करता है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड USGAP को इशू करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट अंडर डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रेंट एज डिटरमाइंड बाय द GAAP। तो देखिए दोस्तों जो लोकल और स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है एक्सेप्टेड, वो ऑपरेट करता है कुछ एजम्पशन में, कुछ प्रिंसिपल के अंदर, कुछ कंस्ट्रेंट के अंदर, और इसका डिटर्मिनेशन कौन करता है, तो GAAP करता है, यानी गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। देखिए GASB है। क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूज इन US आर एड्रेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा GASB। अब हम लोग नेक्स्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है दोस्तों, देखिए गुड्स है और सर्विसेज है, उसका प्राइसिंग किया जा रहा है विद इन अ मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिकुलरली विद रिगार्डिंग टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं किसी भी मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और उनमें जो गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइसिंग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। क्वेश्चन आपके सामने है, डैश मीन्स प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। अब देखिए जब डिवीजन को रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक दूसरे से ट्रांजेक्ट करे तो ट्रांसफर प्राइस का यूज किया जाता है कि वो क्रॉस को डिटरमाइन किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक हमारा प्रोडक्शन डिवीजन है और एक हमारा मार्केटिंग डिवीजन है। हुआ ऐसा कि जो प्रोडक्शन डिवीजन से जो गुड्स थे वो सोल्ड किया गया मार्केटिंग डिवीजन में। तो यहाँ तो वही देख रहे हैं ना आप लोग कि डिवीजन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गुड्स का ट्रांजेक्शन तो हो रहा है ना, ठीक है। या मान लीजिए कोई पेरेंट कंपनी है, वहां से गुड फॉरेन सब्सिडरी को भेजा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों विद द चॉइस ऑफ द ट्रांसफर प्राइस, तो ये ट्रांसफर प्राइस क्या करता है, अफेक्टिंग द डिवीजन ऑफ द टोटल प्रॉफिट अमंग द पार्ट ऑफ द कंपनी। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन है, व्हेन डिवीजन ऑफ ए कंपनी मेक ट्रांजेक्शन बिटवीन देमसेल्फ द ट्रांसफर प्राइस इज यूज्ड टू। तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि जब डिवीजन किसी कंपनी के जो डिवीजन है वो आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसफर प्राइस का क्या रोल है, तो वो क्या करता है दोस्तों, वो करता है कि वो कॉस्ट को बताता है। सो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा आर्म लेंथ प्राइस। तो ये वो प्राइस होता है जिसके बीच में दो अनरिलेटेड और दो नॉन डेस्परेट पार्टीज एक ट्रांजेक्शन के लिए एग्री करते हैं, तो उस प्राइस को हम लोग आर्म लेंथ प्राइस कहते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, द प्राइस एज बीज टू अनरिलेटेड एंड नॉन डिस्परेट पार्टी टू एग्री ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट है, आर्म लेंथ प्राइस कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा देखिए अब हम कुछ मेथड्स हैं,
ठीक है। कुछ मेथड्स हैं, पहला है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर सबसे पहला है हमारा कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, जिसे हम लोग शॉर्ट में CUP कहते हैं। तो ये मेथड क्या कहता है, ये प्राइस को कंपेयर करता है जिसपे कंट्रोल ट्रांजेक्शन को कंडक्ट किया जाता है। किससे किससे कंपेयर करता है, उस प्राइस से कंपेयर करता है जिसपे कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन को कंडक्ट किया जाता है। देखिए, एक तरफ है हमारा कंट्रोल ट्रांजेक्शन और एक तरफ है हमारा कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन। तो इन दोनों के बीच में कंपेरिजन कौन करता है, तो CUP करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, विच मेथड कंपेयर द प्राइस at which a control transaction is conducted to the price at which a comparable uncontrolled transaction conducted। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा, इसे कहते हैं CUP यानी कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल मेथड में कॉस्ट प्लस मेथड। तो ये क्या कहते हैं, इसमें जो फिनिश्ड गुड है उसके ट्रेडिंग के लिए काम आता है। ठीक है, और एक है हमारा रीसेल प्राइस मेथड। ठीक है, सो इट इज फाउंड बाय, देखिए ये भी रिलेटेड है हमारा CP से, कॉस्ट प्लस मेथड से, बाय वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस एट नेक्स्ट स्टेज। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीसेल प्राइस मेथड, देखिए इसके बारे में डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, एकदम शॉर्टकट्स में समझिए बस। हाँ, बस ये जानने की जरूरत है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड में है उसमें क्या क्या मेथड आता है, बस ये समझिए। तो रीसेल मेथड किससे सिमिलर है, तो अभी हमने देखा कॉस्ट प्लस मेथड से सिमिलर है। और देखिए नॉन ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है, तो आर्म लेंथ प्राइस को डिटरमाइन करने का दो मेथड है, एक है हमारा ट्रेडिशनल, एक है हमारा नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में हम लोगों ने देखा अनकंपेरेबल CUP, अनकंपेरेबल कॉस्ट मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, रीसेल मेथड हम लोगों ने देखा। अब देखिए रीसेल प्राइस मेथड। अब नॉन ट्रेडिशनल मेथड में हमारा प्रॉफिट स्प्लिट आता है और ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड आता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक के लिए। जो चीज़ मैंने बताया उसे बस आप रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए, MCQ दीजिए। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप सफल होंगे। फ्रेंड्स, यदि लेसन पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।